नमस्कार, प्राइम डिबेट में स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा है वंशवाद, भ्रष्टाचार, 23 के चुनावी हथियार। जी हां, चुनावी साल है और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर सियासी वार कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भरतपुर में रैली के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमले किए। नड्डा ने वंशवाद और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस को घेरा। नड्डा ने कांग्रेस को एक परिवार की पार्टी बताया। वहीं राजस्थान सरकार को आखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ भी करार दिया। नड्डा के आरोप पर कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी वसुंधरा राजे, किरण माहेश्वरी पर जवाब दे। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी को वसुंधरा सरकार के खनन मामले की भी याद दिलाई। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। 23 की चुनावी चर्चा, बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों ने संभाला मोर्चा। वंशवाद को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस पार्टी भी अब मां बेटी बेटा की पार्टी बन गए, बाकी कब छुट्टी है। भ्रष्टाचार को लेकर जेपी नड्डा ने कांग्रेस सरकार को कोसा। गहलोत जी की सरकार आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। इन्होंने एक एक अपने एमएलए को भ्रष्टाचार का खुला लाइसेंस दे रखा है। कांग्रेस का पलटवार, वंशवाद पर भाजपा नहीं है दूध की धुली। किरण माहेश्वरी जी की लड़की को टिकट किसने दिया था? वसुंधरा जी, और वसुंधरा जी का बेटा एमपी और एमएलए कौन है? और अभी राजनाथ सिंह जी का बेटे को टिकट किसने दिया था? भ्रष्टाचार पर कांग्रेस ने बीजेपी को वसुंधरा राज के माइनिंग मामले की याद दिलाई। मोडाली का जो केस है, हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई, तो उसके बाद तमाम विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री से जेपीसी की मांग की। उनकी सुरक्षा के अंदर तमाम केंद्रीय मंत्री आ गए और जांच से इतर वो भाग गए। वंशवाद, भ्रष्टाचार, 23 के चुनावी हथियार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राजस्थान में थे। इससे पहले कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहां राजस्थान में आए हुए थे और अब आने वाले कल में अमित शाह, गृह मंत्री, बीजेपी वरिष्ठ नेता भी राजस्थान में आने वाले हैं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा बीकानेर का तय हो चुका है। तो क्या अब केंद्रीय बीजेपी नेता लगातार राजस्थान में जब दौरे करेंगे और उस दौरान दौरों के जरिए भ्रष्टाचार और परिवारवाद समेत बाकी मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधेंगे, कांग्रेस पर हमला करेंगे? और मुख्य रूप से ये दोनों मुद्दे क्या बीजेपी बड़े करना चाह रही है, इसी पर चर्चा करेंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तीनों का एक करके स्वागत करते हैं। राखी राठौड़ जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी स्वागत। और इसके साथ ही साथ एसपी मित्तल साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ चुके हैं। मित्तल साहब, पहला सवाल आपसे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, बीजेपी के किसी और नेता ने नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर महत्वपूर्ण बात आज रखी, या कहीं कि इन दो मुद्दों को रखकर कांग्रेस पर करारा हमला किया। क्या बीजेपी इन दो मुद्दों को लेकर आने वाले चुनावों में लोगों के बीच में जाने वाली है? और दूसरी चीज ये, उधर कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी खुद दूध की धुली नहीं है। क्या दोनों ही पार्टी एक दूसरे को जवाब देंगी, एक दूसरे से सवाल पूछेंगी भ्रष्टाचार और वंशवाद के मुद्दे पर? क्या दोनों में ही ये कहीं ना कहीं आरोप लगते रहेंगे? देखिए रविंद्र, अब जब क्या नाम से राजस्थान विधानसभा के चुनाव में 4 महीने रह गए हैं, तो मेरा ये मानना है कि ये इस तरह के आरोप प्रत्यारोप होंगे। आज जेपी नड्डा साहब ने जो भरतपुर में जो बयान दिया, मुझे लगता है कि उसमें कोई नई बात नहीं है। आपको ध्यान हो तो अभी 2 दिन पहले ही 27 तारीख को भोपाल में जो भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार और वंशवाद, जो राजनीतिक दल है, जिन राजनीतिक दलों के नाम गिनाए, वैसे के वैसे ही नाम आज जेपी नड्डा साहब ने गिनाए और वही भाषा का इस्तेमाल जो प्रधानमंत्री जी ने किया था वही उन्होंने आज जेपी नड्डा साहब ने कही। तो मुझे लगता नहीं है कि उन्होंने कोई नई बात कही, और जो प्रधानमंत्री ने बात कही वही उन्होंने बात की। अब जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मैं जरूर इस बात पर कहना चाहूंगा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 20-25 वर्षों से हमने देखा कि कभी सोनिया गांधी, कभी राहुल गांधी, कभी सोनिया गांधी, कभी राहुल गांधी। लेकिन अभी पिछले 6 महीने 7 महीने में हमने देखा कि राहुल गांधी ने अध्यक्ष बनने से साफ इनकार किया और भाजपा के इस आरोप से बचने के लिए, वंशवाद के आरोप से बचने के लिए ही मल्लिकार्जुन खड़गे को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। तो ये जो बदलाव अभी शुरुआत की है,
कांग्रेस ने, मुझे लगता है कि वो उसी दिशा में जो अब तक क्या नाम से आरोप लगते रहे। लेकिन जो दूसरी जहां तक पार्टियां हैं, चाहे वो मुलायम सिंह जी की पार्टी हो, चाहे राजद की पार्टी हो, लालू प्रसाद जी की भी हो, केसीआर की हो, एनसीपी की हो, एनसी की हो, ये सारी की सारी हम कह सकते हैं कि या तो इनके पिताजी अध्यक्ष है, या इनके बेटे अध्यक्ष है, या इनकी बेटियां अध्यक्ष हैं। तो अब जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी उठाया जा रहा है वो जहां तक राजस्थान के संदर्भ में है, राजस्थान में इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्या नाम से कांग्रेस में भी हमें ऐसे नेता मिल जाएंगे, तो हमें भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे नेता मिल जाएंगे जिनके पिताजी मंत्री रहे या एमएलए रहे, अब उनके क्या नाम से बेटे हैं। लेकिन इसकी लंबी लिस्ट यदि हम देखें तो कांग्रेस में ज्यादा होगी। खुद मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं, रघु शर्मा जी के पुत्र हैं, महेश जोशी जी के पुत्र हैं, और इसके साथ ही हमने उपचुनाव हुए 4-5 जो राजस्थान में उपचुनाव हुए गहलोत साहब में, उसमें भी सहानुभूति के आधार पर जिन विधायकों के, दिवंगत विधायकों के परिवारजनों को ही उम्मीदवार बनाया गया। स्वाभाविक है कि उससे कांग्रेस को उससे फायदा भी हो गया और अधिकांश उपचुनाव में कांग्रेस की जीत भी हुई। जिस तरीके से आज क्या नाम से किरण माहेश्वरी जी का गिनाया गया, स्वाभाविक है किरण माहेश्वरी जी की जो पुत्री दीप्ति माहेश्वरी जी है वो भी सहानुभूति के लहर पर क्या नाम से राजसमंद से चुनाव जीती है। तो अब जब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, मेरा मानना है कि वैसे वैसे इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगातार लगते रहेंगे। स्वर्णिम जी, सवाल आपसे है, क्या कांग्रेस की लिस्ट ज्यादा लंबी है परिवारवाद वंशवाद की? देखिए, मैं पिछले काफ़ी समय से ये सुनता आ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता, खुद के काम गिनाने के लिए नहीं होता, तो परिवारवाद और इस पर बात करने लगते हैं। लेकिन परिवारवाद पर बात करते करते वो ये भूल जाते हैं कि गांधी परिवार का, जिसका ये निशाना बनाते हैं, कोई सदस्य 1990 के बाद, जबकि 3 बार हमारी सरकारें रहीं, कोई शामिल नहीं हुआ सरकार में शामिल होना तो छोड़िए, अब सरकार के किसी पद पर भी नहीं रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जब ये आरोप लगाते हैं तो उनको ये भी बताना चाहिए कि जो देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री बने, उनके पिता भी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, एमएलसी रहे। अनुराग ठाकुर आज मंत्रिमंडल में हैं, जो मोदी जी के मंत्रिमंडल में उनके पिता मुख्यमंत्री रहे। वसुंधरा राजे जी यहाँ मुख्यमंत्री रही, उनकी माताजी बीजेपी की कद्दावर नेता थी, आज वसुंधरा जी के पुत्र भी यहाँ पे सांसद हैं। किरण माहेश्वरी जी का उदाहरण आपके सामने ही है, उनकी बेटी बनी है। इसके अलावा दिल्ली से लेकर के साउथ तक आप कहीं चले जाए, चाहे BS येडियुरप्पा हो, चाहे अन्य मेनका गांधी हो, चाहे वेद प्रकाश गोयल हो, इन सबके पुत्र आज बीजेपी के कद्दावर नेता और कमान संभाले हुए हैं। तो सबसे पहले खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। यह तो कांग्रेस पार्टी है जिसने लोकतांत्रिक तरीके से अपने अध्यक्ष का चुनाव कराया और चुनाव करा करके वोटिंग करा। क्या भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता कह सकता है आपको कि हम अब चुनाव करा करके अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेंगे? ऐसा नहीं होता है। ये सब चीजें बहुत बेईमानी है, पीछे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता राठौड़, जब कोई मुद्दा नहीं होता तो बीजेपी परिवारवाद और वंशवाद जैसी बातें लेकर आती हैं, और अगर किसी पर उंगली उठाते हैं तो अंगूठे समेत 4 उंगलियां अपनी तरफ भी आती हैं, उसका भी जवाब देना होता है। मैं माफी चाह रहा हूं, इस सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री इस वक्त अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और गोविंद सिंह डोटासरा कुछ बोल रहे हैं पार्क के लिए, तो भक्कर के अंदर गया कि साहब CM साहब की गाड़ी बहुत तेजी से गई है और जो पुलिस की गाड़ियां, एस्कॉर्ट की गाड़ियां, वो भी पीछे जा रही हैं, न कि आगे। तो चिंता का विषय था। फिर मैंने कपड़े बदले और तुरंत रवाना हुआ। फिर मैंने फोन किया, सचिकांत जी ने कहा कि पैर में काफी चोट आई है, तो हम SMS जा रहे हैं। भजन लाल जी चूंकि CMR में ही थे, इसलिए वो भी मीटिंग से बाहर ही खड़े थे, तो वो भी साथ हो लिए, तो हम लोग आ गए। फिर सब लोग आ गए। डॉक्टर से आपकी बात हुई है? कोई चिंता? सारे नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं है, बट रेस्ट करना पड़ेगा। फ्रैक्चर किस जगह पे? दोनों पैरों में, एक पैर में जो है वो राइट वाले पैर में शायद उनके अंगूठे के चोट है और लेफ्ट वाले पैर में फ्रैक्चर है। कल के सारे हाँ, वो निश्चित रूप से आप देखिए कल के कार्यक्रम में, अब कैबिनेट मीटिंग के बारे में मैं नहीं कह सकता, वही अधिकृत हैं। बट जो हमारा सालासर वाला जो कार्यक्रम था, पहले भी हमारा 50-50 था, क्यों सूचना हम समय पे नहीं कर सके, हम लोग 2-3 दिन दिल्ली चले गए थे, तो 50-50 था। बट अब तो वो कैंसिल ही है, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, थैंक यू। सुना आपने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बताते हुए मुख्यमंत्री की स्थिति के बारे में, और मुख्य तौर पर कहा गया कि लेफ्ट पैर में फ्रैक्चर और राइट पैर में उनके चोट आई है। और साथ ही साथ दूसरी बात ये भी कही कि डॉक्टरों ने कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन रेस्ट करने के लिए कहा गया है। इस खबर पर अपडेट देंगे, लेकिन फिलहाल वापस प्राइम डिबेट में आज के मुद्दे पर लौटते हैं। जो सवाल हम यहां पर कर रहे थे राखी राठौड़ जी आपसे, अगर आप किसी पर उंगली उठाएंगे तो फिर 4 उंगलियां आपकी तरफ भी उठेंगी, जवाब आपको भी देना होगा वंशवाद का, और लिस्ट फिर आपकी भी कम नहीं है।
देखिए, जिस तरह से स्वर्णिम जी ने कहा कि हमारे पास में कोई मुद्दे नहीं है, मैं बताना चाहूंगी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो आज भाषण दिया, लगभग 35 मिनट का भाषण था, इसमें लगभग 25 मिनट तक उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की जो उनकी अचीवमेंट्स है उसके बारे में बताया। उन्होंने ये भी बताया कि राजस्थान में किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने योगदान दिया, चाहे वो घर बनाने की बात हो, चाहे वो हाईवेज की हो, चाहे वो जल जीवन मिशन हो। तो ये बात कहना कि हम लोगों ने हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है, और मुझे लगता है रविंद्र जी सबसे बेहतर किसी भी पार्टी के लिए ये हो सकता है कि अपना कार्यकाल जब 9 साल 8 साल हो कंप्लीट, और उसके बाद जनता के बीच में जाके रिपोर्ट कार्ड देना सबसे बेहतर तरीका हो सकता है लोकतंत्र के अंदर उनको बताना कि हम लोगों ने क्या किया है। अभी तक ये बात कर रहे थे, इन्होंने जो कंपैरिजन किया, जिन्होंने वंशवाद की जो बात किया, बताइए दोनों कंपैरिजन्स की ग्रेविटी को हमें देखने की आवश्यकता है। हम बात कर रहे हैं उन पार्टियों की जिनके बच्चे उन पार्टियों को चला रहे हैं, चाहे वो गांधी परिवार हो, चाहे ममता जी के भतीजे हों, चाहे मुलायम जी का बेटे हों, चाहे लालू जी के बेटे और बेटियां हों। तो ये कंपैरिजन कंपैरेबल नहीं है। किसी भी राजनेता का बच्चा अगर सक्रिय राजनीति के अंदर काम करना चाहता है तो उसके लिए भी वो स्कोप खुला है। नहीं, स्वर्णिम जी ने कहा ना कि 1990 के बाद कोई भी गांधी परिवार की तरफ से सरकार में आया ही नहीं, शामिल ही नहीं हुआ। आप पार्टी चलाने की बात करें, वो तो कह रहे हैं कि देश चलाने के लिए गांधी परिवार से कोई आया ही नहीं, जिस पर आप लगातार उंगलियां उठा रहे हो। रविंद्र जी, अगर देश में किसी भी जने को जिसमें राजनीति में थोड़ी सी इंटरेस्ट हो उससे पूछेंगे तो वो बताएगा आपको कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कौन सर्वे सरवाया। अभी भी जो लोकतांत्रिक तरीके से सो कॉल्ड आपने खड़गे जी को चुना है, उनको हमने कई बार सुना है कि वो बोलते हैं कि मैं हाई कमान से बात करके डिसाइड करूंगा। जब आप खुद अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो हाई कमान कौन है? यानी देखिए, परोक्ष रूप से चाहे कुछ भी बोले, लेकिन इंटरनली सब लोग जानते हैं। और सोशल मीडिया पे इतने सारे मैसेजेस हैं जिसमें देखते हैं कि बाहर के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अगर आते थे तो मनमोहन सिंह जी से नहीं, सोनिया गांधी जी से मिलते थे। आज जिस ऑर्डिनेंस को फाड़ करके राहुल गांधी जी ने गलती करी या सही किया, जिसका भुगतान अब कर रहे हैं, भुगत रहे हैं उसको, वो आप बताइए किस स्वर्णिम जी, राखी जी का यह कहना है कि कांग्रेस के अध्यक्ष स्वतंत्र नहीं है, बीजेपी के स्वतंत्र हैं क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो कोई नेता स्वतंत्र नहीं है। नागपुर से सबके फरमान आते हैं, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इन दो के अलावा कि कौन बात कर सकता है? हमने तो बहुत बार देखा है कि कौन ही पकड़ करके अमित शाह जी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को पीछे कर देते हैं, फोटो में ना जाए, फोटो के फ्रेम से बाहर कर दे। और सबसे बड़ी बात है, जब मुद्दों की बात करते हैं तो मुद्दों की बात करते भरतपुर में खड़े होकर के तो बताते ईआरसीपी क्यों नहीं दी। आज अश्विनी चौबे भी, इनके एक और नेता आए हुए थे, केंद्रीय मंत्री हैं, उनको आज जनता ने घेर करके पूछ लिया और कहा कि अगर वोट चाहिए तो सबसे पहले हमारा जो मांग है वो पूरी करके जाएं। और इस बार बार हमने देखा कि क्या कर रहे हैं राजस्थान आकर के इनके केंद्रीय नेता, कि हमारी सरकार बनेगी तो हम काम करेंगे आपके लिए। भैया, वोट 25 के 25 सांसद कैसे ले गए आप? उसके बाद तब भी आपको वोट लेकर के भी अगर चैन नहीं है तो जनता ने सबक सिखाना शुरू कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे क्या होते हैं? कल हमने देखा माइक की छीना झपटी हुई, उससे पहले पोस्टर में फोटो की जो है वार चल रहा था। तो ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी को मुबारक। हमारे नेता, जो हमारे महबूब नेता हैं, जिनके फॉलोइंग है, उनसे डर करके आप उन पर लगातार हमलावर हों, लेकिन ये बताएं कोई भारतीय जनता पार्टी का एक नेता ऐसा हो जिसने सत्ता आने के बाद सत्ता को त्याग करके संगठन में काम करना मंजूर किया। हमने जब मेजोरिटी में आए थे, सोनिया जी अध्यक्ष थी, उन्होंने मना किया। मना करने से पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेता विरोध में लग गए और उन्होंने खुद ने यह कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती हूं। ऐसा स्टेटमेंट आप प्रधानमंत्री तो छोड़िए, राखी जी इसका जवाब दीजिए। क्या बीजेपी के तरफ से किसी ने राजनीति में बलिदान त्याग दिया? और दूसरी तरफ ये भी कि भाई घर का झगड़ा आपका किस रूप में दिखाई दे रहा है? माइक की छीना झपटी हो रही है और उस पर ध्यान भटकाने की जगह, उसका उपाय ढूंढने की जगह आप कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। रविंद्र जी, पिछले 4.5 साल में राजस्थान की जनता ने जिस तरह का झगड़ा कांग्रेस में देखा है, मुझे लगता है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। जिस तरह का झगड़ा, जिस तरह से इनके प्रदेश अध्यक्ष खुद की ही सरकार को गिराने के लिए मानेसर जाके बैठे, फिर एक्सीडेंटल प्रदेश अध्यक्ष बने, जिनके साथ अभी तक संगठन का भी निर्माण नहीं कर पाए। एक ऐसा संगठन जिसमें लगातार जो पार्टी के लोग हैं वो आपस में एक दूसरे के लिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, नकारा, निकम्मा, गद्दार। वो हमारी पार्टी के बारे में अगर कुछ कहते हैं तो मुझे लगता है जनता समझती है कि पिछले 4.5 साल में जो पार्टी लगातार अपने ही प्रॉब्लम्स को समेटने में सक्सेसफुल नहीं हो पाई, वो हम पर किस बात का क्वेश्चन उठाती है। तो देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ ढकने की बात है, लेकिन जिस तरह से 4 साल राजस्थान की जनता के लिए कुछ नहीं किया और आखिरी के साल के अंदर इस तरह के जो पिटारा खोला है, उसके इंप्लीमेंटेशन में किस तरह की विसंगतियां हैं वो भी देखने की आवश्यकता है। आज मोबाइल के लिए अलग अलग आप देखिए, रोज नए नए आते हैं कि कभी बोलते हैं पैसा देंगे, कभी बोलते नहीं कैंप लगाएंगे, फूड पैकेट, कभी पैसे की बात होती है, कभी बोले नहीं हम देंगे। तो कंफ्यूज पार्टी है कांग्रेस यहाँ पे, क्योंकि काम हमने 4 साल किया नहीं, अब 4.5 साल में इंप्लीमेंटेशन करना चाहते हैं
जो इंप्लीमेंटेशन होगा नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री पहली बार तो मुख्यमंत्री है नहीं, पहले भी इन्होंने बहुत सारे इस तरह के अनाउंसमेंट्स किए थे लेकिन सक्सेसफुल हुए नहीं। जनता समझती है कि सिर्फ आपसी झगड़े के अंदर, और जिस लेवल पे इनका झगड़ा है, कितनी बार समझौता हो चुका, कितनी बार ये लोग आपस में एसपी मित्तल सर, आपने बीजेपी और कांग्रेस के दोनों माननीय नेताओं को सुना, साफ तौर पर चाहे बात परिवारवाद वंशवाद की हो या फिर आपसी गुटबाजी की, दोनों के पास एक दूसरे के गिनाने के लिए बहुत कुछ है। भ्रष्टाचार की अगर बात करें, क्योंकि भ्रष्टाचार भी बहुत ही बड़ा मुद्दा यहां पर बनता हुआ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों ही तरफ से निशाने साधे जा रहे हैं। एक तरफ हमने कर्नाटक में 40% का एक नैरेटिव सेट होते देखा और उसके बाद फिर बीजेपी की सरकार चली गई। हालांकि बीजेपी स्वीकार नहीं करेगी कि यह 40% कमीशन के नारे से चलने की वजह से हुई। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में देखें तो 50% कमीशन की बात को लेकर वहां पर पोस्टर पूरे मध्य प्रदेश में स्कैन किए हुए एक ऐप के वहां पर दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है और वहां पर चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं उस पर। तो यहां कांग्रेस उल्टा कह रही है बीजेपी को कि भाई जो आपने 653 खाने रद्द की थी इससे पहले जब शासनकाल था मुख्यमंत्री का, उस दौरान आपने क्या कम भ्रष्टाचार किया था? तो भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है और क्या दोनों इसमें भी तराजू में बराबर ही दिखाई दे रहे हैं? लेकिन अंदर जो भी पार्टी किसी राज्य में विपक्ष में होती है, स्वाभाविक है कि सत्ता पक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है। हमारे सामने उदाहरण है कर्नाटक के और मध्य प्रदेश का जो आपने दिया। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में आपने खान घोटाले की जो बात की, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के समय में खानों का आवंटन हुआ। मेरा ये कहना है कि जब सचिन पायलट इस बात की मांग कर रहे हैं, बराबर मांग कर रहे हैं कि जब अब कांग्रेस का शासन है तो उनकी जांच कराई जाए, तो कांग्रेस उसकी जांच क्यों नहीं करवाई थी? 4.5 साल हो गई है। आप बताइए, सचिन पायलट उसके लिए संघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ये तो कहती है कि कांग्रेस ये तो कहती है कि क्या नाम से खान घोटाला भाजपा के राज में हुआ, लेकिन अब जांच कराने से परहेज किया जाता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी अपनी क्या नाम से इसमें स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। और अभी जिस तरीके से पिछले दिनों ही क्या नाम से जलदाय विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगे और अभी आपके चैनल पे ये खबर चल रही थी कि जो भ्रष्टाचार की संबंधी जो फाइलें थी वो जलदाय विभाग से गायब हो गई है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भ्रष्टाचार है उसके लिए जो सत्तारूढ़ पार्टी है, विपक्ष हमेशा उस पर आरोप लगाता है। अब कांग्रेस को इस बात का जवाब देना होगा। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, सीधा सवाल आपसे यह है कि कहीं देर ना हो जाए, क्या आपको नहीं लगता कि अब भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए गए, कथित तौर पर जो भ्रष्टाचार की बात कही गई सचिन पायलट की तरफ से पिछली सरकार के कार्यकाल में खान आवंटन को लेकर, और जिसको लेकर हम देखिए जो लगातार हनुमान बेनीवाल भी सड़कों पर उतरे हैं, जिले जिले का दौरा कर रहे हैं, क्या अब नहीं यहां पर कांग्रेस की सरकार को घोषणा करनी चाहिए और जांच बिठानी चाहिए इसको लेकर? देखिए रविंद्र जी, सबसे बड़ी बात, कर्नाटक में भ्रष्टाचार का आरोप लगाए सामाजिक संगठनों ने, ठेकेदारों की यूनियन ने, जिन्होंने आरोप लगाए, और एक आरोप इसलिए लगाया कि उसने 40% कमीशन का आरोप लगाते हुए आत्महत्या तक की। यह आरोप लगे और यहां पे राजस्थान सरकार ने 1750 से अधिक भ्रष्टाचारियों को जेल के सीखचों के पीछे पहुंचाया, जिसमें कलेक्टर से लेकर एसपी तक और बड़े बड़े ऑफिसर शामिल हैं। भ्रष्टाचार को रोकने का काम यहां किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई यहां की। और जब खान घोटाले की बात होती है, 653 खान आपने निरस्त की, आपने नहीं की। नहीं, हमारे आंदोलन के बाद आप एक मिनट, आप यही तो आरोप लगते हैं कि सिर्फ अधिकारियों पर अगर कार्रवाई स्वर्णिम जी कर दी तो ये इतिश्री नहीं है। ये काम आपने एक तरह से कहें कि बलि का बकरा अधिकारी को बना दिया। चाहे पेपर लीक घोटाले की बात हो, लगातार आरोप तो यही लग रहे हैं कि सरकार को देखना चाहिए ये भ्रष्टाचार ब्यूरोक्रेसी का नहीं है, ये राजनीतिक भ्रष्टाचार है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। देखिए, जो आरोप लगाते हैं वो कभी कभी टीवी चैनलों पे आकर आरोप लगा देते हैं, अपनी सुर्खियां बनाने के लिए आरोप लगा देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं आरोप लगाने वाले। कोई सबूत और साक्ष्य पेश करके यहाँ पे आ नहीं पाते। सबको पता है भारतीय जनता पार्टी के अगर आरोपों में जरा सा भी दम होता तो ईडी कार्रवाई करते हुए जाने क्या क्या करती। हमने तो आरोपियों को पकड़ करके सबके सामने लाए, छुपाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार पर तो आरोप इन्हीं के नेताओं ने लगाए थे। आज तो राज्यसभा सांसद हैं घनश्याम तिवारी जी, बैठे थे ना विधानसभा के बाहर 5000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा करके, तकिए लगा करके। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो पब्लिक डोमेन में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र से लेकर के और राज्यों तक, सब में भ्रष्टाचार का आरोप लगे। केंद्र सरकार पर 20,000 करोड़ की अडानी की शेल कंपनियों का इन्वेस्टमेंट का आरोप है, जांच नहीं करवा रहे। ये आरोप है, सबको पता है। राखी जी आपकी पार्टी पर अपने ऊपर भी आरोप है, लेकिन अगर दूसरी तरफ यहां कांग्रेस के आरोप कहें, टीवी पर आकर आरोप तो लगा देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, कोई सबूत नहीं दिए जाते।
किरोड़ीलाल देखिए, मीणा जी भी ने कोई सबूत जी, नहीं दिया और यहां कांग्रेस कार्रवाई कर रही है, लगातार अफसरों पर गाज गिर रही है। वो किरोड़ी जी के ही सबूत थे जिसकी वजह से 2021 की रीट परीक्षा जो है वो रद्द करनी पड़ी। वो किरोड़ी जी के ही सबूत थे जिससे जल जीवन मिशन के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसका उजागर हुआ, किस तरह से वहां पे फेक सर्टिफिकेट्स बनाए गए। देखिए हम लोग नहीं कह रहे हैं, इसके अलावा देखिए लगातार ऐसा हुआ कि हमने देखा कि भरत सिंह कुंदनपुर ने लगातार माइनिंग डिपार्टमेंट के अंदर एलिगेशंस लगाए। राजेंद्र गुड़ा तो इन्हीं के मंत्री हैं, वही लगातार ये बात कह रहे हैं। जारोली जी जो इन्हीं के बनाए हुए आरपीएससी के वो थे अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या कहा था, बिना राजनीतिक संरक्षण के पेपर लीक नहीं हो सकता है। तो देखिए लगातार इस तरह की बातें, और शिक्षकों ने देखिए रामनारायण मीणा जी ने कहा और शिक्षकों ने देखिए भरी सभा में शिक्षा मंत्री के सामने चीफ मिनिस्टर को कहा कि हमें ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे देने पड़ते हैं। तो कितनी चीजों को डीओआईटी डिपार्टमेंट, कभी देखा है आपने सेक्रेटरीट के अंदर इतना बड़ा पैसा और सोना मिलना? आप माइनिंग डिपार्टमेंट ले लो, पेपर लीक ले लो, हर जगह पे जब जिस तरह का भ्रष्टाचार हम लोग तो कह ही रहे हैं, साथ में इनके लोग भी कह रहे हैं, उसको आंखें मुंद नहीं कर सकते। और मैं तो अभी भी चैलेंज करूंगी इनको कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे अगर कोई भ्रष्टाचार आपको लगता है तो कोर्ट सबके लिए खुला है, अगर जांच करवानी अभी जाइए। जवाब दीजिए भाई, आपकी के पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं और आप कहते हैं कि सबूत दीजिए। जांच कर लीजिए कि इसके अंदर कोई स्पाईवेयर है कि नहीं है। जब उनसे मांगा गया राहुल गांधी जी से कि आपका मोबाइल दीजिए, समय नहीं है, राखी जी स्पाईवेयर है कि नहीं है। देखिए मैं तो एक ही बात कह रहा हूं रविंद्र जी, केंद्र सरकार पे आरोप जो लगे तो संसद पे आज तक तो बहस होने दी नहीं दी। जेपीसी गठित नहीं कर रहे, किससे छुपा रहे हैं? जनता से छुपा रहे हो भ्रष्टाचार। नरेंद्र मोदी सरकार अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, संसद में चर्चा न हो जाए। राहुल गांधी ने चर्चा की, सदस्यता आपने समाप्त कर दी। आप जेपीसी गठित क्यों नहीं कर रहे अगर भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त है तो? और राजस्थान में तो भ्रष्टाचार को हमने पकड़ा। और राखी जी ईडी ने क्या कर दिया अभी तक? ईडी की अंडर प्रोसेस है, वो जब चीजें बाहर आएंगी तभी पता चलेगा, लेकिन अभी तक जो 10-15 दिन हुआ है कुछ किया ईडी? क्यों येदियुरप्पा के खिलाफ नहीं जाती? क्यों वहां पे मुख्यमंत्री के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई नहीं की? राजस्थान में जहां चुनाव है वहां ईडी आती है, लेकिन कर्नाटक में जहां आरोप लगे क्यों नहीं जाती है वहां पे ईडी? जब मध्य प्रदेश में आरोप बिल्कुल एक लास्ट 15 सेकंड का कमेंट आपसे कि क्या भ्रष्टाचार और दूसरी तरफ परिवारवाद वंशवाद के मुद्दे को जनता तरजीह देगी या फिर वो विकास के मुद्दों को देखकर इन पार्टियों की तरफ आस लगाए बैठी है? एक छोटा सा आपसे जवाब 15 सेकंड का। नहीं रविंद्र, देखो डेवलपमेंट का मुद्दा तो इसमें कोई दो राय नहीं कि होगा, लेकिन जो दोनों मुद्दे हैं वंशवाद और भ्रष्टाचार, ये भी होगा। मैं एक सेकंड में अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि राजस्थान के इतिहास में पहला मौका होगा जब राजस्थान लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को पेपर बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल, ये भी यहां पर राजस्थान के लोगों को और उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने परीक्षा दी और जो कुछ अपना भविष्य संवारना चाहते थे, उनके जहन में भी सवाल लगातार बना रहेगा। कौन दोषी है ये उन्हीं को फैसला करना होगा, देखना होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद राखी राठौड़ जी आपका करूंगा, स्वर्णिम जी आपका करूंगा, एसपी मित्तल साहब आपका करूंगा। आखिर में वो सवाल भी लूंगा जो आज हमने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छोड़ा था अपने दर्शकों के लिए। विधानसभा चुनाव में वंशवाद और भ्रष्टाचार क्या मुद्दा बनेंगे? हाँ में 77% लोगों का जवाब और 23% नाम, यानी ज्यादातर यहां पर कंसेंसस लोगों का बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि हाँ ये बड़े मुद्दे बनेंगे। फिलहाल इसी के साथ प्राइम डिबेट में आज इतना ही।